Welcome friends to Finance Simple है. The inevitable has happened. Financial sector is waiting for this moment from very long time. The merger of two heavyweights, HDFC Limited and HDFC Bank. The biggest merger in Indian corporate history. Merger will create the biggest stock in terms of weight of Nifty 50 index, easily surpassing Reliance Industries' current weight of 11.9%. आफ्टर मर्जर HDFC बैंक कैन बी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. दोस्तों सबसे पहले समझते हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का बिजनेस. HDFC लिमिटेड इज डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक. इट इज़ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद 45 years of deep domain expertise. Further, HDFC Limited is parent company of HDFC Bank. HDFC Limited holds more than 20% share of HDFC बैंक. मिस्टर दीपक पारेख इस चेयरमैन ऑफ HDFC लिमिटेड और उन्होंने ही HDFC को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बनाया है. दोस्तों उनकी लाइफ पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है. हिज विजन विल इंस्पायर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. नाउ HDFC बैंक. HDFC बैंक इज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक इन इंडिया. जैसा कि दीपक पारेख जो कि HDFC लिमिटेड के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है, यह इस तरह है कि जैसे फादर के बूढ़े हो जाने पर उनका बेटा बिज़नेस टेक ओवर कर लेता है. 45 years के हाउसिंग फाइनेंस में बिज़नेस में रहने के बाद और 90 लाख लोगों को घर दिलाने के बाद HDFC को भी अपना घर चाहिए था और फाइनली HDFC लिमिटेड को अपना घर अपनी ही फैमिली कंपनी HDFC बैंक में मिलने जा रहा है. वाई रिवर्स मर्जर. सबसे पहले समझते हैं मर्जर क्या है. मर्जर सिंपल शब्दों में दो कंपनियों का मिलकर एक हो जाना है. मर्जर में पेरेंट कंपनी टेक ओवर देयर सब्सिडरीज, बट इन केस ऑफ रिवर्स मर्जर सब्सिडरी टेक ओवर पेरेंट कंपनी. टू बी अ सक्सेसफुल मर्जर 3 traits आर एसेंशियल. फर्स्ट, द टारगेट कंपनी हैड टू बी इन अट्रैक्टिव बिजनेस. यहाँ पर मेरा अट्रैक्टिव बिजनेस से मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में होनी चाहिए, जो कि HDFC लिमिटेड है. सेकेंड, दे हैड टू एग्जिस्ट सिनर्जीज बिटवीन द ऑपरेशंस ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट. सिंस ये दोनों कंपनियां HDFC ग्रुप की हैं, इसलिए इन दोनों में ऑलरेडी सिनर्जी है. थर्ड, द एक्विजिशन प्रीमियम कुड नॉट बी मोर देन देयर सिनर्जीज वर वर्थ. मतलब जो आप एक्विजिशन का प्रीमियम पे कर रहे हैं वो उसकी वर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और इस केस में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर और HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ने मिलकर इस बात को अच्छे से ध्यान रखा है कि इसमें कोई एक्विजिशन प्रीमियम ना हो. मतलब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों के शेयर होल्डर्स में से किसी का कोई नुकसान ना हो. दोस्तों IL&FS और DHFL क्राइसिस के कारण RBI ने NBFC इंक्लूडिंग HFC के लिए नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं. एंड फॉर लार्ज NBFC दीज रूल्स आर एट पार विद बैंक. इस तरह जो रूल्स जो पहले अलग अलग थे NBFC और बैंक के लिए वो लगभग एक समान हो गए हैं. सेकेंड, RBI की गाइडलाइंस की लार्ज NBFC को कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, खास करके वो जिनका एसेट बेस 50,000 करोड़ से ज़्यादा है. HFC और NBFC के लिए पहले NPA क्लासिफिकेशन नॉर्म अलग था, बट नाउ दे आर बिकम सेम एज फॉर बैंक. NBFC इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फॉर नेक्स्ट 30 days आउटफ्लो ऑन रोलिंग बेसिस. RBI ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है और HDFC लिमिटेड इज़ क्लासिफाइड एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड अपर लेयर ऑफ NBFC, जिसके कारण इनकी क्लोज स्क्रूटनी होगी और स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना होगा. NBFC हैव टू फॉलो कोर फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सेम एज बैंक. आइए समझते हैं कि ये जो मर्जर काफ़ी टाइम से अवेटेड था ये अभी क्यों हुआ. सबसे पहले हम समझते हैं आर्बिट्राज क्या होता है. Arbitrage is like an opportunity coming out due to certain circumstances. Suppose मान लीजिए कि लंदन में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड $100 का है और एट द सेम टाइम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड न्यूयॉर्क में $102 का है. तो देयर इज़ ए प्राइस आर्बिट्राज ऑफ ₹2 इफ़ वन कैन बाय एट लंदन एंड एट द सेम टाइम सेल इट इन न्यूयॉर्क. जैसा आपने देखा कि RBI की पॉलिसी की वजह से जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज NBFC या HFC के पास था बैंक के कंपैरिजन में, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है. रेरा और रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाने के कारण और कोविड-19 पैंडमिक के कारण रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है.
which will in turn provide a steady secured asset class with very attractive risk adjusted return. बैंक को SLR और CRR मेंटेन करना पड़ता है. SLR is statutory liquidity ratio and CRR is current reserve ratio. So the combined entity will have to maintain SLR and CRR for which they need money. Currently इंडिया में लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है which will help them to raise money at low cost. फर्दर RBI ने CRR और SLR की लिमिट को 27% से घटाकर 22% कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें CRR और SLR की लिमिट को मेंटेन करने में आसानी होगी. इसके अलावा बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी होती है, जैसे कि MSME, एग्रीकल्चर. करंटली RBI ने बैंक्स को PSL रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग की जगह PSL सर्टिफिकेट के थ्रू भी कंप्लाई करने की छूट दी है. मर्जर के बाद HDFC बैंक PSL रिक्वायरमेंट को PSL सर्टिफिकेट्स के ज़रिए कंप्लाई कर सकता है. इन्हीं सभी वजहों से मिस्टर दीपक पारेख के शब्दों में मर्जर्स ऑफ इक्वल्स पॉसिबल हुआ है. आइए समझते हैं कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का इस डील के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है. सबसे पहले HDFC लिमिटेड. HDFC Limited is already borrowing efficiently from market at a rate of 4.5% to 5.5%. But due to CASA deposit of bank, CASA deposit is current account and saving account deposit, जिसमें बैंक बहुत कम या ना के बराबर इंटरेस्ट पे करता है. So due to CASA deposit of bank, cost of fund will further reduce to 3 to 3.5%. HDFC बैंक का huge customer base, which is approx 6.8 करोड़ और मोर देन 6,300 ब्रांचेस, जिसमें से कि 50% सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है, फर्दर हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट होम लोन ऑफरिंग इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफीज. नाउ कम टू फॉर बेनिफिट्स टू HDFC बैंक. मतलब HDFC बैंक को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है. HDFC लिमिटेड होम लोन बिजनेस में 45 ईयर्स से है एंड दे हैव कॉस्ट इफेक्टिव प्रूवन मॉडल फॉर अंडर राइटिंग होम लोन्स. HDFC लिमिटेड के इसी प्रूवन मॉडल के कारण उनका NPA लोएस्ट इन इंडस्ट्री है. HDFC बैंक विल गेट देयर एक्सपर्टाइज आफ्टर मर्जर. इस प्रपोज ट्रांजैक्शन के बाद दे हैव अ कंबाइंड लार्ज बैलेंस शीट, जिससे वो लार्ज टिकट साइज़ के लोन अंडरराइट कर सकते हैं. इसके अलावा देयर विल बी एन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड अंडर राइटिंग एफिशिएंसी. मतलब समझ लीजिए कि एक सेम कस्टमर को वो दूसरे लोन भी ऑफ़र कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होगी, अल्टीमेटली ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. पोस्ट द कॉम्बिनेशन HDFC बैंक विल ऑल्सो लीवरेज द लॉन्ग टेनर मॉर्टगेज रिलेशनशिप टू ऑफर वेरिड क्रेडिट एंड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स इनेबल्ड थ्रू बेटर इंसाइट थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल. आइए समझते हैं इस पॉइंट को. करेंटली जो क्रेडिट कार्ड की लाइफ साइकिल है वो 30 डेज़ की, पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन और ऑटो लोन 2 years, 1 year एंड 4 year अप्रॉक्सीमेटली, और जो होम लोन का टेन्योर है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 years का होता है. तो इस 20 year के टेन्योर में बैंक कस्टमर को उसकी क्रेडिट साइकिल की हिस्ट्री देखते हुए दूसरे प्रोडक्ट भी ऑफ़र कर सकता है, जैसे ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ETC, और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बेच सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड. इसका एक रिसेंट एग्जांपल भी है. मेरे एक दोस्त ने कुछ टाइम पहले ICICI बैंक से कार लोन लिया था. तो लगभग कुछ टाइम पहले बैंक ने उससे कांटेक्ट किया और पर्सनल लोन ऑफ़र किया एंड ही एक्सेप्टेड द ऑफ़र. अब पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है और उसकी EMI बैंक ने ऑटो लोन की EMI से जस्ट एक दिन पहले की सेट कर रखी है. इससे पहले उसे अनसिक्योर्ड लोन की EMI पे करनी पड़ेगी. सिक्योर्ड लोन में अगर वो डिफ़ॉल्ट करता भी है तो बैंक कैन रिकवर दीज लोन सिंस दे आर सिक्योर्ड इन नेचर. इसके अलावा HDFC लिमिटेड के 70% कस्टमर का बैंक अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है और HDFC बैंक के लगभग 70% कस्टमर ने होम लोन सर्विस HDFC के थ्रू अवेल नहीं की है. इससे पता चलता है कि मर्जर के बाद कस्टमर को सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आसानी से एक ही जगह पर ऑफ़र किए जा सकते हैं. नाउ वी कम अबाउट सम फैक्ट. आफ्टर दिस प्रपोज्ड मर्जर, equity will increase to 742 million, up by 34%. Asset will increase to 25,61,705 crore.
Branches will up by 445. Net worth will increase to 330,768. Net advances will be 17,86,669 crore, up by 42%. Currently HDFC बैंक का मॉर्गेज बिजनेस उसके लोन बुक का सिर्फ 11% है और HDFC बैंक का मॉर्गेज बिजनेस उसकी लोन बुक का 77% है। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक का मॉर्गेज बिजनेस विल इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 11% टू 33%। मॉर्गेज बिजनेस का बढ़ना बैंक के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है और डिफ़ॉल्ट के केस में बैंक कैन रिकवर देयर प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम समझते हैं कि इस मर्जर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। HDFC बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की है, जिसमें से कि शुरुआत के 4 महीनों में रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जाएगा, जैसे कि सेबी से, RBI से, IRDAI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 12 to 14 मंथ्स NCLT फाइलिंग और अप्रूवल के लिए, और उसके बाद लगभग 1 महीने ROC फाइलिंग के लिए। आइए समझते हैं कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं HDFC लिमिटेड का, उनका क्या होगा। तो HDFC लिमिटेड, जिस किसी के पास भी रिकॉर्ड डेट पर HDFC लिमिटेड के 25 शेयर्स होंगे उसे HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डिंग जो HDFC बैंक में है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी और HDFC बैंक will be owned 100% by public shareholder and existing shareholder of HDFC Limited will own 41% of HDFC Bank। जिस किसी के पास भी 25 शेयर से कम होंगे रिकॉर्ड डेट पर, they will get cash in their account। The next question is what will happen with subsidiary और associate। HDFC Limited की 2 लिस्टेड सब्सिडरी हैं, HDFC लाइफ और HDFC बैंक। इसके अलावा बहुत सी नॉन लिस्टेड सब्सिडरी भी हैं, जैसे HDFC अर्गो, कैडिला। जो ये सब्सिडरी और एसोसिएट हैं HDFC लिमिटेड के, दे विल बिकम सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ HDFC बैंक। यहाँ पर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भी देखने को मिलता है। वॉरेन बफेट किसी भी बिजनेस को ओन करने से पहले 4 चीज़ें देखते हैं। अ बिजनेस दैट दे अंडरस्टैंड, फेवरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, एबल एंड ट्रस्टवर्थी मैनेजमेंट एंड सेंसिबल प्राइस टैग। दोस्तों, मैनेजमेंट के अलावा बाकी चीज़ें आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के जज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को जज करना इतना आसान नहीं होता। मैनेजमेंट को जज करने का एक तरीका है कि आज से आप 5-10 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़िए और आप देखिए कि वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। इसके अलावा ये जिस तरह HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हुआ, जिसके बारे में ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि एम्प्लॉई भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव मीडिया है वो भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करा पाया। HDFC बैंक के वेटरन ट्रेजरी हेड आशीष पार्थसारथी कि जिस दिन ये मर्जर अनाउंस हुआ उसी सुबह एक मीडिया हाउस के संग इंटरव्यू शेड्यूल था, but his interview was interrupted when he got a call from बैंक कम्युनिकेशन टीम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैंक के इतनी ऊपर की पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति को भी इस मर्जर के बारे में कुछ नहीं पता था। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आपने HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसके पीछे जो बैनर लगा हुआ था जिसमें दोनों एंटिटीज़ का लोगो था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही घंटे पहले प्रिंट हुआ। द मर्जर टॉक्स स्टार्टेड 2 months ago, but most investment bankers were hired on Sunday night between 8 PM and 9 PM. Only Morgan Stanley and Bank of America were working on the deal before that. दोस्तों, ये मर्जर का काम लगभग 2 महीने पहले से चल रहा था और इसमें बहुत सारी एजेंसियां जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, लीगल एंड कंसल्टिंग फर्म, लॉ फर्म, टैक्स एडवाइज़र इन्वॉल्व थे, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, क्रेडिट स्विस, कोटक सिक्योरिटी, जेफरीज, JM फाइनेंशियल, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, न्यूमोरा, ICICI सिक्योरिटीज़, एडेलवाइस, AZB एंड पार्टनर्स, वाडिया, स्वाइन एंड मूडी LLP, बंसी एस मेहता, दृष्टि देसाई, डिलॉइट। तो आप देखिए इतनी सारी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व होने के बाद भी दे रिमेन साइलेंट अबाउट द मर्जर। तो इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल देखिए कि इन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखा
और ये ध्यान रखा कि सभी तरह के इन्वेस्टर को या मीडिया या लोगों को सभी को न्यूज़ एक साथ पता चले। दोस्तों, मर्जर की न्यूज़ के बाद शेयर मार्केट पे दोनों कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन उसके बाद लगातार गिरते गए। तो ये शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी तो चलती रहती है, लेकिन हमें कंपनी को जज उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करना चाहिए। HDFC ग्रुप इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ग्रुप में से एक है। तो जैसा मैंने कहा, आपको अपना डिसीजन आज के लिए नहीं, कंपनी के फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के हिसाब से जज करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे फ्यूचर में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है। टिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।